हेलो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पे कंटिन्यूटी में जो हमारे पास पेपर जा रहा है वो है पेपर 7 प्लांट डेवलपमेंट। एक्चुअली में बोले तो मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंट, अनाटमी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स। एमएससी फाइनल बॉटनी। पेपर 7 इसको सिंपल वे में हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में पूरा नाम अगर अपन बोले तो मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंट, अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बायोलॉजी और कर देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो कंटिन्यूटी में चल रही है उसमें हमने सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ्स, ठीक है, और उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स की हम सारा डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं, कंट्रोल्स को डिस्कशन कर चुके हैं। अब फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सेकंड जो मेजर पॉइंट बनता है वो यहाँ पे बन रहा है शूट डेवलपमेंट का। यूनिट फर्स्ट, और इसमें हम सीड जर्मिनेशन और सीड एनालिसिस जो है वो टॉपिक्स को कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बन रहा है सेकंड पॉइंट मेजर, वो है पूरा शूट डेवलपमेंट। और शूट डेवलपमेंट में हमारे पास यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो है मेरिस्टम्स प्लस एपिकल मेरिस्टम्स का ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं सैम, दैट इज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SAM द्वारा भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसी से कोरिलेटेड जो वर्ड हमारे पास आता है वो है साइटोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर। साइटोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ सेम। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम, इसमें तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में इसे इलिब्रेट करने के लिए हम इसे ब्रेक करते हैं कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर मेरिस्टम्स, पोजीशंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या है, किस टाइप के सेल्स हैं, इन्हें मेरिस्टम्स जो हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, इनकी उपस्थिति, और उन सारी चीज़ों के बाद क्योंकि ये शीर्षस्थ कोशिका पे उपस्थित है, इनका डेवलपमेंट जो है शीर्षस्थ कोशिका से हो रहा है सारे प्लांट्स का, तो वहाँ हम उसको बोल रहे हैं शूट। क्योंकि हम शूट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस वजह से हमने यहाँ पे नाम दिया शूट। अगले में जब हम रूट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा नाम हो जाता है रैम, रूट एपिकल। और उसी तरीके से लीफ प्रिमोडिया में, लीफ डेवलपमेंट में हम लीव्स मेरिस्टम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे शूट का डेवलपमेंट था, इसलिए शूट के अपेक्स पे उपस्थित मेस्टमेटिक सेल्स जो विभाजन करके नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं। हम इनको एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्टेम सेल के समान ये लगातार विभेदित होने वाली कोशिकाएं हैं, अपने समान कोशिका, और लगातार विभाजित होकर अपनी समान कोशिकाओं को बनाती रहती हैं, कभी खत्म नहीं हो रही। इसी में हमारे पास में दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो है साइटोलॉजिकल। तो साइटो का मतलब हो गया कोशिका, तो कोशिकीय एनालिसिस, विश्लेषण किसका, सैम का। और दूसरा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है उसका मॉलिक्यूलर।
मॉलिक्यूलर विश्लेषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो मॉलिक्यूलर के लिए हमारे पास में बेसिक जो है वो जेनेटिक अप्रोच यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर और साइटोलॉजिक का एक कॉम्बिनेशन रूप में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम थ्योरीज की बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ठीक है। और ये विशेष प्रकार की जो थ्योरीज समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित की और उन्होंने इस अभिधारणा को समझाया कि सेम पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे उसका साइटोहिस्टोलॉजिकल जो कोशिका एनालिसिस है एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस है वो किस टाइप से हो रहा है। अब इसी साइटोलॉजिकल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर एनालिसिस में एक पॉइंट और हमारे पास यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो है इसी का ही कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। और इसी के साथ एक सबसे विशेष चीज और हो गई, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर हो गया डीएनए। डीएनए कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं जाता है, लेकिन सूचनाओं का प्रवाह होता है, ठीक है। और ये सूचनाओं का प्रवाह जो है वो एमआरएनए के रूप में हो सकता है, उनको कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स या प्रोटीन्स के रूप में हो सकता है। तो उसी चीज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, वो है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब लिंकिंग, एक दूसरे से सामंजस्य, ठीक है। तो किसी आदान प्रदान, किसी सूचना का या किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, सारी चीज़ों का। तो एक्चुअली में मेरिस्टम जो है वो विभाजन कर रही है, लेकिन वो विभाजन भी हमने देखा है अलग अलग मतों के अनुसार कि ये विभाजन जो है ये इकोलॉजिकल फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, पादप की एज पे इफेक्ट करता है, मतलब इफेक्ट होता है इसका, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसका मतलब मेरिस्टम को विभाजित होने या नहीं होने के लिए जो प्रेरण है वो उस कोशिका या उसके समीपस्थ कोशिका या पादप की दूसरी कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो वही एक कंट्रोल तो है उसका कम्युनिकेशन लिंकिंग। और इसके लिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं बिकॉज इनटू द प्लांट सेल्स दे हैव ए रिज्ड एंड टफ सेल वॉल, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और लेकिन वो सेल्यूलोज के बाद में जो यहाँ पे S2 लेयर आ जाती है, डिपॉजिट किसकी, पैक्टिन की, जिसकी वजह से कैसे हो जाती है, रिज्ड और मृत प्रकार की। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन डंप हो जाते हैं, इनके बीच में परासरण खत्म हो जाता है और कोशिकाओं के बीच के एक तरीके से जो संपर्क है वो टूट जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे एक विशिष्ट यूनिक संरचनाएं डेवलप होती हैं, दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटाज। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटाज है यही सेल टू सेल कम्युनिकेशन लिंकिंग को करते हैं। और हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एपिकल सेल्स के अपर जो एक दो लेयर की जो सेल्स है उन सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटाज नहीं डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद की जो सेल्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटाज डेवलप हो रहे हैं। और इन्हीं प्लाज्मोडेस्मेटाज से यहाँ पे एनालिसिस एंड कंट्रोल यूनिट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड टाइप, मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का मतलब हम यहाँ पे आरएनए मतलब एमआरएनए की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और वही कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात और हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक सेल्स ही वो जगह है जो कि मेजर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं फॉर माइटोटिक डिविजन्स, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं में माइटोटिक समसूत्री विभाजन सबसे ज़्यादा होता है, बाकी कोशिकाओं में नहीं। यही वो कोशिकाएं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो है टिश्यू डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे इर्रेगुलर कोशिकाओं का गुच्छ है, कैलस ऑफ या मास ऑफ सेल्स। वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी हैं, होमोजीनस प्रकार की होंगी। उन कोशिकाओं में पहली बार कोशिकाओं में विभेदन होगा, दैट इज फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन। फिर उनमें होगा ऑर्गेनोजेनेसिस एंड आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस दे कैन सेपरेट देयर ओन टिश्यूज, और वो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज में, ताकि वो अलग अलग फंक्शनैलिटीज को कंप्लीट कर सके। और उसी में
स्पेशली जो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेंगे वो आ जाता है किसका, वेस्कुलर सिस्टम्स का, जो कि एक तरीके से परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, और उसमें आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारा बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। और उसी के साथ में जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो विशेष प्रकार की संरचनाओं को डेवलप करती है, लाइक स्ट्रोमेटास, लाइक ट्राइकोम्स, लाइक क्यूटीन्स, ठीक है। और उसी के अलावा अंदर की जो कोशिकाएं हैं हम इंक्लूड कर सकते हैं हाइपोडर्मिस को या कॉर्टेक्स को। ये सारी सेल्स या कई बार पिथ तक जो पेरेन्काइमेटस टाइप के या कॉलनकाइमेटस टाइप के जो सेल्स हैं वो यहाँ पे विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें हम यहाँ पे कह सकते हैं सिक्रेटरी डक्ट्स या क्या बोलते हैं लेटिसिफर्स। तो ये भी हम यहाँ पे यूज में लेंगे, वातरंत्र और सिक्रेटरी डक्ट्स, मतलब स्त्रावी ग्रंथि एंड स्त्रावी नलिकाएं, ये भी हमारा यहाँ पे विशेष पॉइंट है। इसके साथ यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है। तो हमारा जो टॉपिक अभी चलेगा वो है सैम, और सैम से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरिस्टम्स। व्हाट आर मेरिस्टम्स? मेरिस्टम सिंगल यूनिट, इनकी जो प्रकृति है वो विभाजन की है, इसलिए हम इन्हें मेसमेटिक टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में अगर अपन बात करें तो द वर्ड मेरिस्टम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज मैरिटोज से ज्ञात है, और यहाँ पे मैरिटोज की अगर अपन बात करें तो मीन्स टू डिवाइड। सदैव विभाजित होते रहना, ठीक है, एक चीज। दूसरा एक और यहाँ पे शानदार वर्ड हम यूज में ले सकते हैं, मेरिस्टम जो है उसमें मर, जो मेरिस्टम वर्ड दिया गया है उसमें मर को भी अगर अपन यहाँ पे ले तो मर का मतलब होता है लख, अगर आप समझ में आ रहे हो तो। और बहुत सारे लख मिलके बनाते हैं बहुलक, मतलब दैट इज पॉलीमर, ठीक है। तो इसका मतलब एक कोशिका जो विभाजित होकर अपने ही समान अनेक कोशिकाएं बनाते रहने की क्षमता रखती है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मर, ठीक है, दैट इज मैरिटोज या मेरिस्टम। ये भी हम यहाँ पे एक इसका विच्छेद जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा अगर अपन बात करें तो ये विभाजित होने के बाद खत्म नहीं हो जाती है। जैसे बेसिकली हम और सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स बनी और विभाजित हुई, दो सेल्स बनी और विभाजित होने के बाद में ये सेल्स और ये सेल्स दोनों मैच्योर हो गई, देन सेल डेथ, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद में ये एक सेल देती है जो कि दूसरे कार्य के लिए डेवलप होती है, एक सेल अपनी वापस इकट्ठी रह जाती है, दैट इज बेसिक या स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के रूप में रहती है। यही कारण है कि लगातार आवश्यकता पड़ने पर यह विभाजित होकर नई कोशिका देती रहती है, एक कोशिका इसके साथ हमेशा संरक्षित या सुरक्षित रहती है। इसी वजह से यहाँ पे हम मेरिस्टम जो है उसको नाम दे सकते हैं कि दीज आर रिपीटेटिव
एक हम नाम इनको दे सकते हैं कि दीज आर रेगुलेटिव, रेगुलेट होते हैं, रिपीटेट होते हैं। और तीसरा इन या अनडिटर्मिनेट मतलब अनियमित, इनके विभाजन तल की आवश्यकता के अनुसार होता है, पहले से कुछ भी इनमें पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये आवश्यकता अनुसार किसी भी तल में विभाजित होने की क्षमता रखते हैं, किसी भी प्रकार की कोशिका को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत की अगर अपन बात करें मेरिस्टम की, विभिजो तक जो हम कह रहे हैं, तो इसकी शुरुआत तो हम वहीं से ले लेते हैं, बेसिक एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से ले ले। अगर आप एम्ब्रियोनिक में बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मोनोकॉट सीड की बात करें, तो मोनोकॉट सीड में एक खांच और ये हो गई पूरी की पूरी संरचना, जिसमें यहाँ अगर अपन बात करें तो ये डेवलपमेंट में चले जाता है, दैट इज एम्ब्रियो एक्सिस। दैट इज एम्ब्रियो एक्सिस। और वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं ठीक है डाइकॉट में, तो डाइकॉट सीड्स में अगर अपन यहां समझें तो ये हो गया एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, इस एम्ब्रियो एक्सिस में अगर अपन बात करें तो दैट इज प्यूम्यूल। ठीक है, यहां अगर अपन बात करें तो दैट इज रेडिक्यूल। और रेडिक्यूल और प्यूम्यूल की हम बात करें तो ये जो प्यूम्यूल है दैट पोर्शन इज नोन एज एपिकोटाइल एंड दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, और वहीं इनके डेवलपमेंट की बात करें एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो ये हो गया दैट इज शूट अपेक्स शीर्षस्थ। और इसी अपेक्स भाग के अंदर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि इनकी विकास क्रम जो है या वृद्धि जो है वो हमेशा कैसे हो रही है, सीड्स की ओर। वहीं अगर अपन मोनोकॉट सीड्स की बात करें तो ये जो खांचनुमा संरचना है जो एपिकोटाइल में कंडेंसेड दबा हुआ होता है, दैट इज यहाँ ऊपर की ओर, ये ऊपर वाला जो है दैट इज एपिकोटाइल। और इसके नीचे की तरफ अगर अपन बात करें दैट इज हाइपोकोटाइल। दोनों में ये फर्क है। एपिकोटाइल जो है वो भी शीड से ढका हुआ है एपिकोटिल्स के नाम पे अगर हम इसकी बात करें तो। और नीचे की जो संरचना है वो यहाँ पे बीज पत्र की जगह किससे आवृत रहती है, स्कैटुलम से। ठीक है, दैट इज नोन एज स्कैटुलम। और ये इस स्कैटुलम में ये जो पूरी संरचना है हाइपोकोटाइल भी, ये भी एक तरीके से दबी रहती है, जिसे हम एपीराइजेडियल के नाम से भी जानते हैं। तो ये विशेष प्रकार के आवरणों से ढकी हुई है। तो यहाँ पे ये भी एम्ब्रियो एक्सिस है और ये भी एम्ब्रियो एक्सिस है। तो एक्चुअली में एम्ब्रियो एक्सिस की हम बात करें तो ये जो एम्ब्रियो हमने डेवलप किया था दैट इज सस्पेंसर, ये एम्ब्रियो ये जो एम्ब्रियो हमने यहाँ पे दिखा, इस सस्पेंसर की तरफ की जो कोशिका है दैट एरिया इज हाइपोकोटाइल और ये जो एरिया है दैट इज एपिकोटाइल। ठीक है, और ये एपिकोटाइल के पास यहाँ हम नहीं बता रहे, यही बाद में डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज शूट अपेक्स। जो कि अभी डॉर्मेंट स्टेज में है आफ्टर सीड जर्मिनेशन। यही सीड अपेक्स जो है ये डेवलपमेंट स्टेज में आगे बढ़ेगा। तो हाइपोकोटाइल जो है वो वृद्धि करके क्या डेवलप करती है एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर, रेडिक्यूल को। वहीं अगर अपन एपिकोटाइल की बात करें तो ये एम्ब्रियो एक्सिस पे डेवलप करती है किसको, प्यूम्यूल को। प्यूम्यूल के सीड्स पे है अपेक्स। अब दोनों में अंतर देखिए जो हम बाद में भी समझ लेंगे।
जो शूट अपेक्स है ये यहाँ पे डेवलप करता है एक तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टम के साथ में शीर्षस्थ विभुजोतक क्षेत्र, उसके नीचे डेवलप होते हैं लीफ प्रिमोर्डियाज। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें वो लीफ प्रिमोर्डियाज, बर्ड्स एंड लेटरल ब्रांचेज इनको डेवलप कर रहा है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं इनटू द रिप्रोडक्टिव स्टेज या फेज में, तो वो वहाँ पे डेवलप करता है फ्लावर्स को, ठीक है, फ्लावर्स के या फ्लावर पुष्प के चक्रों को डेवलप करता है। लेकिन वहीं अगर अपन हाइपोकोटाइल की बात करें तो दे कैन प्रोड्यूस क्या बोलते हैं ओनली रेडिक्यूल, और रेडिक्यूल के लिए भी अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पे डेवलप करते हैं रूट टिप या रूट अपेक्स ओनली, क्योंकि रूट में और कोई भाग हमको देखने को नहीं मिल रहा है। शूट के ही डेवलपमेंट से शूट के सारे एरियल जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी से ही डेवलप होते हैं, जो पहले से निर्धारित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं बाय जेनेटिकली एंड हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटली। तो ये सारे फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे जो है मेरिस्टम जो है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ मेरिस्टम की जो है कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम कुछ मेरिस्टम्स के लिए प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि मेरिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड सेल्युलर स्ट्रक्चर organized cellular structure capable to intermediate growth। ठीक है, क्योंकि अगर अपन बात करें तो जो ग्रोथ संबंधित जो वर्ड है वो केवल और केवल मेरिस्टम के द्वारा ही कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मैं प्रारंभ में आपको ये चीज बता चुका हूं कि दीज आर प्रोवाइड मेजर प्लेटफॉर्म्स टू माइटोटिक डिवीजन, और विदाउट माइटोटिक डिवीजन कोशिकाओं की संख्या में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और यही वो विभाजन है जिसकी वजह से आज हम या एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं वो यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बन पाए हैं। डिफ्रेंशिएशन एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना है। तो ग्रोथ जो है उसका सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो है वो है मेसमेटिक सेल्स। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेसमेटिक सेल्स डिवाइड टू गिव राइज टू वन डॉटर सेल। ठीक है, बिकॉज मेसमेटिक सेल्स गिव rise to one daughter cells give rise to one daughter cell, और यही जो डॉटर सेल है ये आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस क्या करती है,
डेवलपमेंट फेजेस या पादप के शरीर के जो पार्ट्स है या जो ऑर्गन्स है उनको बनाने में मदद करती है, ठीक है। दे कैन अंडरगो दे कैन गो अंडरगो देयर फर्दर डेवलपमेंट्स, और वो फर्दर डेवलपमेंट क्या है इनमें, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। फर्दर डेवलपमेंट, और ये फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हैं, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर अपन ऐड करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक शूट जो है वो कंटेन कर रहा है एक तरीके से एम्ब्रियो एक्सिस, जिसके ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी से रिलेटेड एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो यहाँ पे हमारा हो जाता है कि प्लांट मेरिस्टम्स आर सेंटर्स ऑफ plant meristems are center of mitotic division, जिसकी वजह से ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, ऑफ माइटोटिक डिवीजन। सेंटर्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन, और इन्हीं के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएट सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स या स्टेम सेल्स के रूप में परिलक्षित होते हैं। These are composed of group of undifferentiated cells। composed मतलब बनाना, संगठित करना, संगठन बनाते हैं एक मास ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएट, ठीक है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएट एंड सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स। RENEU, RENEWING, रिन्यू का मतलब स्वयं की उत्पत्ति, स्वयं करने वाली। तो स्टेम सेल्स, STEM, सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स। जिस प्रकार जंतुओं में स्टेम सेल्स से सारी चीजें बन जाती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक सेल्स हैं। और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं, जिससे आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सेल्फ रिन्यूइंग बहुत है अपने आप को उत्पत्ति वापस करने वाली। और यहाँ पे हम समझने के लिए लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि बाय विच ऑल टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज आर डेवलप्ड फ्रॉम दीज सेल्स। तो इसको हम समझ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, हमारी इस लाइन में कंप्लीट हो जाता है कि आफ्टर द माइटोटिक डिविजन्स दीज सेल्स कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अनडिफरेंशिएट सेल्स होती हैं और सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स के समान, ठीक है। अब इसी में अगर हम और जोड़ना चाहें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे अनडिफरेंशिएट सेल्स का हम दे सकते हैं, दीज आर जाइगोटिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक सेल्स या मेरिस्टम्स। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं कि सीड में डेवलपमेंट स्टेज के दौरान एम्ब्रियो या डोरमेंट स्टेज में जो एम्ब्रियो है
वो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसकी प्रत्येक कोशिका मेसमेटिक होती है या विभाजन के समक्ष होती हैं, विभेदन नहीं, विभाजन। हाँ, डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे विभेदित अवस्था में आ चुका है, जिसमें हमने एम्ब्रियो एक्सिस को डिफ्रेंशिएट कर लिया है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल्स में, लेकिन बोथ सेल्स आर मेसमेटिक, और उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है एम्ब्रियो। और इसी के डेवलपमेंट या रीन्यूएशन से क्या हो रहा है, कंप्लीट प्लांट डेवलप हो रहा है। क्यों? हाइपोकोटाइल से हम डेवलप कर रहे हैं किसको, रेडिक्यूल को, और एपिकोटाइल जो है उससे हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे किसको, प्यूम्यूल को। ठीक है, तो सेल्फ रिन्यूइंग हो गया हमारे, एबिलिटी टू डिवाइड स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स या एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज हैं, सेल्स नहीं टिश्यूज ले लेते हैं, दीज आर मेसमेटिक प्रॉपर्टीज कंप्लीटली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉपर्टी में आती है, जो हमने यहाँ पे डॉटर सेल्स के रूप में लिखा, उसी के लिए हम ले सकते हैं कि दीज मेसमेटिक जो सेल्स या टिश्यूज हैं, responsible to keep plant growing। ठीक है, यही जिम्मेदार है या मेंटेन करके रखते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्लांट में ये सेल्स हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लिख सकते हैं कि मेसमेटिक टिश्यूज या सेल्स आर फाउंड इन मैनी लोकेशंस, लाइक फाउंड इन मैनी लोकेशंस, पादप में अनेक स्थानों पे। जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। सबसे पहला तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एट द टिप, एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। दूसरा अगर आप यहाँ पे बात करें तो हम बात कर सकते हैं नोडल रीजन। जो शूट है उस पे नोड्स हैं, लीफ पे या रूट्स के ऊपर नोडल रीजन्स नहीं है, शूट जो है उस पर नोडल रीजन्स हैं। तो नोडल रीजन की जो सेल्स हैं वो भी यहाँ पे विभजोत की या मेसमेटिक होती हैं, इंटरनोड में नहीं, ओनली नोड पे। दीज आर पर्व संधि हिंदी में। दूसरा हम यहाँ पे बात करें, इन्हीं नोडल रीजन्स के ऊपर मिलती है हमें बड। ठीक है, बड टिश्यूज या बड सेल्स, जिन्हें अगर अपन बात करें तो हम ले सकते हैं लेटरल एंड एक्सिलरी, लेटरल एंड एक्सिलरी बर्ड्स, लेटरल एंड एक्सिलरी बर्ड्स के रूप में कह सकते हैं। शीर्षस्थ या पार्श्व कलिकाएं। ठीक है, पत्र हो गए, कलिकाएं हो गए, बल्बिल्स कह सकते हैं जो एक तरीके से भूमिगत हैं। ठीक है, कैम्बियम। अब कैम्बियम यहाँ पे दो टाइप की हो गई। कैम्बियम के लिए भी अगर हम दो टाइप यूज में ले तो हमारे पास कैम्बियम दो कौन कौन सी हो गई, एक हो जाती है कौन सी, फेसिक्यूलर। सबसे पहले तो शुरुआत में लिख देते हैं दैट इज प्रोकैम्बियम, जो कि शुरुआती इंटरकैलरी टिश्यूज से बन रही है और जिसकी वजह से बेसल या प्राइमरी जो है वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं रेड इंक से, फॉर प्राइमरी वेस्कुलर
टिश्यूज। दूसरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोकैम्बियम के बाद में, वो है फेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, और एक और यूज में ले लेते हैं फेसिकुलर के साथ में कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, फेसिकुलर का अगर आपको ध्यान हो तो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम्स के बीच में ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स में इसकी अनुपस्थिति है। ठीक है, और इसी की अनुपस्थिति की वजह से दीज प्लांट्स या दीज ग्रुप्स ऑफ लैक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे फेसिकुलर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में और हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल किसी भी लेयर के द्वारा डेवलप होती है कॉर्केम्बियम, जो कि एक ही तरफ का विभाजन करती है, जिससे अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस टिश्यूज बनते हैं, बाहर की तरफ कॉर्क बनता है। वहीं यहाँ पे फेसिकुलर कैम्बियम के डेवलपमेंट से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और केंद्र की ओर सेकेंडरी जाइलम जो है वो यहाँ पे मतलब मेटाजाइलम जो है वो बनता है। इनकी अगर अपन बात करें तो इनके लिए लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, दीज आर सेकेंडरी वेस्कुलर या नॉर्मल टिश्यूज। ये दूसरे प्रकार के वेस्कुलर टिश्यूज जो है सेकेंडरी या स्थायी, उनका डेवलपमेंट जो है करती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है जगहों पे इनकी उपस्थिति देखने को मिल रही है। अब अगर अपन यहाँ पे मेरिस्टम की भी बात करें तो यहाँ पे एक और हमारा टॉपिक सॉल्व होता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम्स, जो प्राइमरी टाइप के टिश्यूज को बनाती हैं। डेवलप होने के बाद फिर वापस विभाजन हो रही है, दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम कहें कि उत्पत्ति के आधार पे मेरिस्टम्स के टाइप, तो ये हो गया टाइप। ठीक है, अब इन सारे डेवलपमेंट में यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हम अपेक्स की बात कर रहे हैं, एट द टिप ऑफ शूट अपेक्स। शूट अपेक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स सैम। तो सैम्स जो है ये यहाँ पे किन किन के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। ठीक है, प्रीमोर्डिया नहीं लिखा हमने यहाँ पे, एक वर्ड और नहीं लिखा, बर्ड्स के साथ में लीफ प्रीमोर्डियाज। प्रीमोर्डियाज पत्र अध्यक्ष जिन्हें बोलते हैं या लीफ इनिशियल्स बोलते हैं। तो प्रीमोर्डियाज के द्वारा, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सैम जो है वो वेजिटेटिवली, सैम जो है वो वेजिटेटिवली सैम जो है वो वेजिटेटिवली क्या डेवलप कर रहा है, लीफ एंड ब्रांचेस, लीव्स एंड ब्रांचेज। वेजिटेटिवली अगर यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहा है, दैट दे इज वेजिटेटिव डेवलपमेंट। लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करता है उसमें ये डेवलप करता है फ्लावर्स। ये स्टेम का स्पेशलाइजेशन है शूट अपेक्स का, कि कायिक जनन में वो कायिक डेवलपमेंट जो विकास क्रम है उसमें वो पत्ती और शाखाओं का डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली या जनन काल में जो है वो फ्लावर्स का डेवलपमेंट शो करता है। वहीं अगर अपन बात करें रूट की, रूट अपेक्स या रूट टिप, जिसकी हम बात करेंगे रैम में, तो रैम में बहुत ज़्यादा नोड इंटरनोड या बल्बेल्स या अगर अपन बात कर रहे हैं बर्ड्स, ऐसी संरचनाएं वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ पे लीफ या फ्लोर जैसी संरचनाएं देखने को नहीं मिल रही है। तो वो केवल और केवल
वेजिटेटिवली ये केवल और केवल क्या डेवलप करते हैं, लेटरल रूट्स, केवल और केवल लेटरल रूट्स जो हैं उनका ही डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। ऊपर की कुछ लाइनें हटा लेते हैं। वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव मेरिस्टम जो है आर इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट की मतलब, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है नियमित या निश्चित किसी चीज को किया हुआ हो। दूसरा, वेजिटेटिव मेरिस्टम्स आर इंडिपेंडेंटली definitely in एक तरीके से इंडिफरेंट का मतलब अनंत टाइप। इसके लिए अगर अपन लिखें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अनिश्चित या अनियमित। DEFINITELY इंडेफिनेटली, ठीक है। लगातार विभाजित होते रहते हैं। इनका विभाजन का तल और विभाजन की संख्या कभी भी निश्चित नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से लगातार विभाजनशील रहते हैं जीवन पर्यंत, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, वेजिटेटिव सेल्स आर रेगुलेटिव। इन्हें रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे अगर अपन रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशन के लिए हम यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप एक हल्के से एग्जांपल से यहाँ पे समझ लीजिए कि सैम के अंदर हम कह रहे हैं कि एक फिक्स अंतराल के बाद में नोड इंटरनोड सेक्शन, नोड से लीफ प्रिमोडियाज या बर्ड्स डेवलप हो रही है, जिससे लिटिल ब्रांचेज एंड लीव्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो जो लीफ का अरेंजमेंट है, एक नोड पे कितनी लीव्स हैं, प्लस उनके इंटरनोड के सेक्शन की दूरी, ठीक है, प्लस वहाँ पे उन दोनों का डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे फोटोक्रोमेटिकली या घटना अंतराल के रूप में। तो ये एनवायरमेंटल, उसकी एज या उसकी जेनेटिक अप्रोच या उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, उसका क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डेवलप होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक सिंपल वे में यही कह सकते हैं कि ये रेगुलेट होती हैं। इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो हम यही कह सकते हैं कि इनका अगर हम सर्जिकली
ये एक्सपेरिमेंटली बेस निकाले, जैसे कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अंदर हम यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर कोलेस्टिन ट्रीटमेंट बाई एक तरीके से काम आता है फॉर एक तरीके से पॉली जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या जो क्रोमोसोम नंबर है उनकी संख्या को पॉली बना देने में, जिसे हम बोलते हैं बहुगुणिता, ठीक है। तो वहाँ पे हम इनके डेवलपमेंट स्टेजेस इन सेल्स के जो तरीके हैं उनको अध्ययन कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये रेगुलेट होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये विभाजन की प्रवृत्ति रखती है तो अपनी इच्छा से लगातार विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे दे सकते हैं, दीज आर ऑल्सो रिपीटेटिव, जो कि इसी का ही संबंधित है। लगातार रिपीट होती रहती है, जो मैंने एक डायग्राम से पहले भी आपको समझाया था कि सेल्स बनी लेकिन दोनों सेल्स प्रयुक्त नहीं होती, एक सेल अपनी जगह स्टेम सेल्स के रूप में प्रयुक्त होती है और जो कटी हुई सेल्स है वो प्रयुक्त हो जाती है ग्रोइंग किसी भी चीज़ में, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस में। स्वयं कभी भी डिफरेंशिएशन या ऑर्गेनोजेनेसिस को कंप्लीट नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि कैसे इसे पहचाना जा सकता है, इनके लाक्षणिक गुणधर्म। Mathematic tissues have a number of defined features. अनेक गुणधर्म हैं, अन्य कोशिकाओं से अलग हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं फर्स्ट इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और साइज के साथ में हम कह सकते हैं कि दीज टिश्यूज आर आइसोडाइमेट्रिक। हिंदी में अगर अपन समझे तो समव्यासी, एक जैसे आकार के, समव्यासी, ठीक है। थिन वॉल्ड, ठीक है। प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ
कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्मेटा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो सबसे नवीन कोशिका है उनके अंदर नहीं है, जो धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ या लेटरल या इंटर कैलरी की तरफ डेवलप होती जा रही है, उनके अंदर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इन कोशिकाओं में झिल्ली या भित्ति जो है वो कैसी है, पतली है, परंतु जो जीव द्रव्य है वो कैसा है, डेंस, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कैसा है, गाढ़ा। तीसरी चीज हम लिख सकते हैं वेल एंड लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा और एक तरीके से स्पष्ट और डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो इन कोशिकाओं के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स जो रिक्तिकाएं हैं वो एब्सेंट, और कुछ की अगर अपन बात करें और प्रेजेंट, तो एक्चुअली में तो हम बात करें तो एब्सेंट है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी टिश्यूज की, मतलब सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यूज की, या हम यहाँ पे बात करते हैं बर्ड्स की, या हम बात कर रहे हैं इंटर कैलरी एक तरीके से मैस्मेटिक टिश्यूज की जो कि प्रोकैम्बियम टाइप, तो उनके अंदर जो है वैक्यूलेट पाई जा रही हैं। स्मॉल जो है नंबर ऑफ वैक्यूल्स में ज़्यादा होता है, साइज उनकी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए हम प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों लिख रहे हैं। बाकी अगर अपन शूट अपेक्स की बात कर रहे हैं तो वैक्यूल्स उनके अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड मटेरियल्स। रिजर्व फूड मटेरियल, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें, यही लिख देते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड क्रिस्टल्स एब्सेंट। संचित भोज्य पदार्थ इनके अंदर बहुत कम पाया जाता है। जीव द्रव्य इनका कैसा है, गाढ़ा, इन्हें जरूरत नहीं होती है, डिपेंड होते हैं दूसरे पे। दूसरा प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से डेवलप्ड नहीं होती हैं, इसलिए हम कह देते हैं इनका यूज भी नहीं है, और यह पूरी तरीके से क्या होती हैं, यहाँ पे एब्सेंट होती हैं या अनुपस्थित पाई जाती हैं। तो
तो ये है इनकी प्रॉपर्टीज़। अब इस सारी चीज़ में हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो लगातार विभाजित होने की प्रवृत्ति रखती हैं और यही शूट अपेक्स के डेवलपमेंट या प्लांट के सीड्स जो डेवलपमेंट है उसको ट्रिगर प्रोवाइड करती हैं या ट्रिगर देती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं द मेन फंक्शन इज टू ट्रिगर the growth of new cells in seedling. Young seedlings at the tip of shoot and root to forming leaves, leaf primordia, buds, branches and lateral roots। ये है इसका सारा काम। तो अब ये कंप्लीट है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास में जो पॉइंट आएगा वो हम ले लेते हैं मेरिस्टेम्स का एक तरीके से क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।